बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि मैं हर वक्त किसी ना किसी स्टोरी की तलाश में होता हूँ और ऐसी स्टोरी जो मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे चाहने वालों को मोटिवेट कर सके, उसका तो मैं हमेशा मुतलाशी रहता हूँ। आज मैं आपकी एक ऐसे ही बच्चे से मुलाकात करवा रहा हूँ जनाब, जो आज ही रिज़ल्ट आया, जिसने एक ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। वो काम क्या है इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको उस बच्चे से मिलवाता हूँ जनाब। ये उमैर साहब हैं, हमारे बड़े ही होनहार स्टूडेंट हैं राइस के। ना सिर्फ स्टूडेंट हैं बल्कि इन्होंने पिछले 6 महीने में हमें हमारे जो टीचर असिस्टेंट डिपार्टमेंट होता है एज अ टीए, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मुझे भी असिस्ट किया मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर। तो फुल टाइम ही हमारे पास टीए थे। यानी आपको पता है कि जो टीएशिप होती है सुबह कम से कम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की एक फुल टाइम जॉब होती है। आम तौर पर मेरा ख्याल होता है कि जो बच्चे टीए बनते हैं यार, उनकी अपनी स्टडी थोड़ी सी मुतासिर हो जाती है। जाहिर है वो टीचर को असिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इस बच्चे का कमाल ये है कि इसने मेरे सारे मिथ्स तोड़ दिए हैं। जो बच्चे मेरे साथ अटैच है ना, मैं अक्सर बच्चों को जब वो टीए बनने के लिए आते हैं, अमूमन मेरी राय होती है कि बेटा आप टीए ना बने, आपके ऊपर लोड आ जाएगा, आपकी स्टडी मुतासिर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बच्चे ने मेरे सारे जो नज़रियात थे ना, उनको भी एक तरफ कर दिया आज। जनाब उमैर ने क्या मार्कर सर अंजाम दिया है। इसने ग्रुप बी पूरा दिया, 4 पेपर दिए, 9 to 5 टीएशिप कर रहा था और माशाल्लाह 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 इसने चारों पेपर इस अटेम्प्ट में क्वालिफाई किए हैं। बल्कि साथ इसने वो एमएस के वो जो एमएस और पीपी वाले कोर्सेज थे वो भी रहते थे इसके। तो इसने कमाल कर दिया। तो जनाब अब मैं और लंबी तमीद नहीं मानता। जी उमैर, वेलकम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटा, थैंक यू आपने सर। एक बड़ा ही ज़बरदस्त मार्का सर अंजाम दिया। थैंक यू सर। तो क्या फीलिंग हुई? सर पहली बात तो ये है कि जब रिज़ल्ट आया तो पहले तो वो मैसेज देखने की हिम्मत ही नहीं थी हो रही, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं फेलियर फेस कर चुका था। तो इस दफ़ा तो एक वो रिज़ल्ट देखने की हिम्मत ही नहीं थी पैदा हो रही। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये मेरा मोबाइल पकड़ और इसमें से मुझे रिज़ल्ट देख के बता। तो उसने मुझे रिज़ल्ट देख के बताया और जब उसने बताया कि कैफ पास है तो मैं इतना इमोशनल हो गया था उस टाइम। आई वॉज स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट वाज सच अ इमोशनल मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम। बस आप घर थे उस वक्त, कहाँ थे? नहीं, मैं इधर ही बरकत मार्केट में था। घर तो पता ही नहीं था कि आज रिज़ल्ट है। मैंने सोचा हुआ था घर तो डर से ही नहीं बताया था कि जी रिजल्ट जी। है। अच्छा ठीक हो मैंने गया। मैंने ये सोचा था कि अगर पास हो गए तो बता देंगे वरना नहीं बताएंगे। क्या बात है। तो जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैंने फिर घर ही कॉल की। अब पहले अम्मी को बताया, फिर अब्बू को बताया। माशाल्लाह दोनों बहुत ही खुश हुए। लेकिन अम्मी तो सुबह देख के मुझे पहचान गई थी। अम्मी मुझसे पूछती हैं, आज बहुत ही बेचैन लग रहे हो, रिज़ल्ट तो नहीं है आज आपका? माँ तो माँ तो होती जी है। सर बिल्कुल। क्या बात। तो मैंने अम्मी को भी कहा, मैंने कहा नहीं रिज़ल्ट नहीं है। लेकिन फिर अब मैंने बताया तो अम्मी फ़ोन पे यही कह रही थी कि देखा, मैंने उस टाइम पूछा था ना रिज़ल्ट है कि नहीं, उस टाइम तो आपने कहा था कि नहीं है। क्या तो बात। बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह वो। क्या बात है जी। मैं तो बड़ा, क्योंकि मैं अक्सर एक लफ्ज़ डायलॉग बोलता हूँ कि जी सीए मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, और ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं ये हमारे सर का ताज है। तो मैं तो ढूंढ रहा होता हूँ ऐसी स्टोरीज। आपने क्योंकि मुझे सर्व भी किया, मुझे I2B में भी आप सर्व कर रहे थे, सीला मेरे पास पढ़ भी रहे थे, और क्या बात है जनाब, छा गए हो आप। अच्छा चलें, अब ज़रा थोड़ा सा इससे बाहर आके चलते हैं। सीए आपने कहाँ से शुरू किया? मैं ज़रा नाजरीन के लिए थोड़ा सा, कहाँ से स्टार्ट लिया था सीए? सर सीए मैं अपने एक जो रिलेटिव ही हैं उनके उनके सजेशन पर मैंने राय स्कूल से ज्वाइन किया था। पीआरसी आपने राइस से पीआरसी किया था? पीआरसी भी राय से की थी। उसके बाद कैफ के भी सभी सब्जेक्ट्स की इकट्ठी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी मैंने। अच्छा, आप वो पैकेज वाले बच्चे हो जी जिसने पैकेज लिया हुआ था। जी। ओके माशाल्लाह, अच्छा अच्छा, और गुड। क्योंकि उस वक्त टीचर्स का तो सभी का पता था, आपका भी पता था। जाहिर सी बात है, जब I2B आपसे पढ़ी थी तो उसी में हम लोग काफ़ी इम्प्रेस थे आपसे। तो बीला शीला को तो पक्का पता था आपसे ही पढ़ना है। R1 R2 का भी कंफर्म था कि सर नवीद से ही पढ़ना है। तो एक वो पैकेज, जारी सी बात है, फिर स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग भी सोचते हैं कि यार हाँ, कि ठीक है। एक सेविंग हो हाँ जाएगी ज़रा, सेविंग भी हाँ हो जाएगी बिल्कुल। और साथ टीचर्स भी अच्छे मिल जाएंगे, तो और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो इसी वजह से फिर हम लोग 4-5 दोस्त थे, तो हम लोगों ने सभी ने इसको अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह 8 के 8 सब्जेक्ट्स यहीं से किए हैं और पीआरसी से अब तक यहाँ पे ही हैं। अच्छा, मैं आपकी स्टोरी में जो सबसे खूबसूरत बात है ना, जिससे मैंने आपको यहाँ बुला लिया,
उसमें यह है कि अगर आपने सारा सीए पहली पहली अटेम्प्ट में पास किया होता ना, तो आज आप मेरे सामने ना बैठे होते। हालांकि आप एक उससे ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट होते, लेकिन मैं हमेशा इसका कायल रहा हूँ कि नहीं, फेलियर्स के साथ सक्सेस आ रही होती है। यानी जब बच्चा ये सीख जाता है कि उसने सीए की पढ़ाई को कैरी कैसे करना है। एक अटेम्प्ट होती है, बच्चे से 2 पेपर भी नहीं निकल रहे थे, इस दफ़ा आपने 4 पेपर, और वो भी ग्रुप बी के 4 पेपर एक अटेम्प्ट में निकाले हैं। तो बेसिकली की टू सक्सेस क्या है? क्या ये समझ आ गया था कि सीए की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी की अहमियत क्या है, रूटीन की अहमियत क्या है, क्या हुआ? सर पिछली दफ़ा जब मैंने फेलियर फेस किया तो एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने सीखी कि अब मैंने काम किस चीज़ पे करना है। मतलब मेरे सभी जो फेल हुए थे 40s की लाइन में हुए थे, तो मैंने ये डिटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई मैं कहाँ पे गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो एक सबसे अच्छी चीज़ मैंने उन दिनों सीखी वो ये कि अपने पेपर को प्रेजेंट कितनी अच्छी तरह से करना है। सर नुशैरवान ख्वाजा ने हमें उन दिनों ऑडिट में एक बात सिखाई कि एग्जामिनर जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके एक एक लफ्ज़ को चेक करेगा, वो आपकी प्रेजेंटेशन को भी देखेगा। आपने जितना अच्छे वे में उसको प्रेजेंट किया होगा ना, उतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। और जहाँ पे उसने 1 मार्क्स देने होंगे वो आपको हो सकता है कुछ एडिशनल मार्क्स भी दे के आगे चला जाए, क्योंकि उसको आपके पेपर की अच्छे से समझ आ रही है। एक तो मैंने उस चीज़ को फिर अपने आप में एक लेके आया कि पेपर को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर मैंने ये चीज़ें छोड़ दी कि यार आज नहीं किया तो चलो हफ्ते बाद कर लूँगा, संडे को इकट्ठा बैठ के कर लूँगा। ये चीज़ें तो बिल्कुल ही छोड़ दी फिर मैंने रोज़ का अपना एक रूटीन बनाई कि अच्छा आज मैं R2 का ये वाला टॉपिक करूँगा, सीला का ये वाला टॉपिक करूँगा, MFA का ये करूँगा, और ऑडिट का वो जो सर बताएंगे वो सारा कुछ। यानी आप उस पर आ गए कि रोज़ का काम मैं रोज़ कर रहा हूँ। कंसिस्टेंट रहना बस, और कुछ नहीं है। सीए में सबसे बड़ी बात है ही कंसिस्टेंसी। जहाँ पे बंदा कंसिस्टेंट हो जाता है ना, समझो वहाँ पे उसका सीए आधा काम उसका हो गया। आधा नहीं 70% 80% हो गया, आधे से भी ज़्यादा हो गया अगर वो कंसिस्टेंट हो गया। जहाँ उसे रूटीन बनाना आ गया, डिसिप्लिन आ गया, तो काम हो गया। काम हो गया उसका, और यही काम मैंने किया था। और फिर आप भी क्लास के अंदर बड़ा मोटिवेट करते थे, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप में अडॉप्ट करने की कोशिश की, और बस उन्हीं की वजह से अल्लाह का शुक्र है आज ये दिन देखना पड़ा। अच्छा, R2 जैसा सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट इसमें था। चलें, सी लॉ मैं पढ़ाता हूँ, सी लॉ रिलेटिवली बड़ा लेकर मैनेजेबल सब्जेक्ट होता है। R2 का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और फिर मुझे ख़ास तौर पे बच्चों को मैं ये, मतलब आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी थी नवीदन साहिब साहब से, फिर FR1 पढ़ी आपने नवीदन साहिब साहब से, फिर FR2 पढ़ी आपने नवीदन साहिब। क्या इस वाली बात का भी कोई रोल है बीच में? सर बहुत ज़्यादा रोल है। देखें, आप जब एक टीचर से स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली बार अच्छा 2 ही काम होते हैं, या तो आपको उसकी समझ आती है या नहीं आती। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी टीचर को उसका मेथड कैप्चर नहीं करवाते, और बहुत सारे कर भी लेते हैं। तो मैंने कर लिया था, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई टीचर से। ठीक है, इंट्रो में हो गई, FR1 में आए। अब FR1 में भी सर ने पढ़ाना शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है फ्रीक्वेंसी पहले से ही मैच थी। तो फिर सिर्फ ये था कॉन्सेप्ट सीखो और सुकून से उसको। हाँ, टीचर का पहले ही पता है, मेथडोलॉजी का पता है, ये पता है इसने टेस्ट कैसे लेने हैं, कैसे चलना है, तो बस सिर्फ कंटेंट पे गौर करो और आगे चलते। आगे चलो। फिर R1 इसी तरह निकल गई, फिर R2 की बारी आई। R2 में भी टीचर को जितना अच्छे से बंदा जान जाता है ना, जितनी अच्छी टीचर के साथ बॉन्डिंग होती है, उतना अच्छा टीचर की समझ आ रही होती है। इंसान को हर चीज़ का पता होता है, अच्छा टीचर ने यहाँ पे अभी ये बात कही है तो इसका ये मतलब है। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्होंने R1 एक टीचर से पढ़ी है तो वो R2 किसी दूसरे टीचर से पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में उनका बहुत ही एक फेलियर का बाइस बन जाता है। क्योंकि आपने R1 जैसे पढ़ी, आपका उसके साथ एक फ्रिक्वेंसी मैच हुई है पहले से ही। अब जब आप एक नए टीचर के पास जाते हो तो वो जो सारा प्रोसेस आप पीछे करके आए हो वो दोबारा से सारा री इन्वेंट द व्हील करना है अब आपने दोबारा। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। और अब आपको मतलब वो पहला जो 1 माह 1.5 माह या 2 माह है वो तो फ्रीक्वेंसी मैच करते ही लग जाएंगे ना उस टीचर के साथ। क्या बात है, आपका कैफ तो आज क्वालिफाई हो, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाली बातें करना शुरू हो गया, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वो आपका पहला 1.5-2 माह तो टीचर के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने में लग जाएंगे, और जो बाकी के 2 माह बचेंगे उनमें आप पिछले 2 माह का कवर करते रह जाएंगे। फिर वो पोस्ट लगाएंगे कि इतने लेक्चर हैं, इतने दिन है, बता दें क्या करना है। और फिर जब लास्ट मंथ आएगा तो उसमें आप जाए रिवीजन के आप अपने लेक्चर कंप्लीट कर रहे होंगे। अच्छा, कभी आपको जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने ना एक ये भी सोचा हुआ है, सीए के स्टूडेंट ने एक अजम्पशन ले ली है कि जैसे कब्र में जाके ना पहला सवाल जो रिलीजियसली होने हैं ना, उनमें एक सवाल ऐड कर रखा है बच्चों ने
कि क्या तुमने सारे इंस्टीट्यूट्स में से एक एक पेपर पढ़ के मेरे तक पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे, वरना तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। तो कभी तुम्हें इसकी डिप्रेशन नहीं होती थी कि यार आप राइज में आ गए हो, सारे पेपर राइज से पूछ रहे हो, तो कबर का ये एक अहम क्वेश्चन तो आपका रह गया? नहीं सर, इस तरह का कभी ख्याल भी नहीं था यार। वो इसलिए क्योंकि जब हमने पीआरसी यहाँ से की थी तो एक तो मैंने टीचर्स को बहुत जल्दी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्रिएट हो गई। अब फिर जब उनके साथ आगे कैफ़ में आए, कैफ़ के बाद कैफ़ में और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो फिर ये था कि जब एक टीचर के साथ इतनी ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग बन जाती हैं तो आपके रिलेशनशिप्स भी ज़्यादा काफ़ी अच्छे हो जाते हैं टीचर्स के साथ। कल को अगर आपको कोई रेफरेंस वगैरह की भी ज़रूरत है फर्म्स में या किसी और भी जगह पे, किसी भी जगह पे, फर्म्स के अलावा भी काफ़ी सारी हैं, आपको कहीं पे भी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके एक टीचर के साथ अगर अच्छी बॉन्डिंग्स हैं तो वो आपको ऐसा समझे कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं। अब बच्चे, अगर एक बच्चे ने फ़र्ज़ किया कि एक टीचर से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, इंट्रो किसी से पढ़ लिया, R1 किसी से पढ़ लिया, R2 किसी से पढ़ लिया, तो उसकी किसी एक से भी नहीं बनती। जाहिर है नहीं बनेगी, डेफिनेटली वो वाली बाउंडिंग तो क्रिएट नहीं होगी। उसको कोई जानता भी नहीं होगा सही से। और अगर कल को उसको कहीं पे रेफरेंस वगैरह की या कोई भी फेवर की भी ज़रूरत पड़ गई तो हाँ, या प्रोफेशन में कहीं जाहिर है अब एक कोलीग रहेंगे, दोस्त बनेंगे, आगे वो चलेगी, वो वाली बात नहीं बनेगी। क्योंकि जिस भी प्रोफेशन में जाएं आपको कोलीग्स की, अच्छे रेफरेंस वालों की हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं तो आपको पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि मैं अपने बलबूते पे हर चीज़ कर लूँगा, हर चीज़ तो नहीं कर सकते, किसी ना किसी की ज़रूरत तो आपको पड़ती है किसी ना किसी जगह पे। ठीक है, अब जैसे मैंने भी ऑडिट शुरू किया पढ़ना जब, तो कितनों सारों की ज़रूरत पड़ी कि अच्छा कितनों ने गाइड भी किया मुझे, अच्छा नहीं यहाँ से नहीं, इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा गाइड किया। तो हर जगह पे ज़रूरत तो आपको पड़ती है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे आप हैं, जहाँ से आपने शुरू किया है सीए को, आप वहीं पे एंड भी करें उसे। ठीक है, ये ना हो कि आप यहाँ से R1 का लेक्चर लेते हैं, फिर आप कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इससे मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ इस तरह से कि आप यहाँ से बैठे, आप भाई रक्शे में इतनी धूप में गए, इतनी आगे गए, वहाँ जाके एक तो लेक्चर बैठते बैठते ही आपका एक तो जो माइंड की पल्सेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा वो वाइब्रेट कर रही होती हैं कि बंदे का सुकून में आते आते ही कम से कम आपका आधा घंटा तो लेक्चर का ऐसे ही निकल जाता है। तो बजाय इसके कि आप इतना ट्रैवल करके आप कहीं और जगह पे जाएं सुकून से, एक कॉलेज की एक ही बिल्डिंग में एक रूम में एक क्लास लें, दूसरी रूम में दूसरी क्लास लेके अपना माइंड भी सेट करें और सीए भी सेट करें। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए, ये तमाम बच्चे जो? सर, सीए में तो आपको पता है एक ही मैसेज है सभी के लिए, कंसिस्टेंसी है। जितना कंसिस्टेंट रहेंगे ना उतना जल्दी सीए पास हो जाएगा। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मशवरे भी 10 मशवरे करते हैं 10 लोगों से और मानते किसी एक की भी नहीं। ठीक, और इससे अच्छा ये है कि किसी एक अच्छे बंदे से मशवरा लो और उसी की मानो, बजाय इसके कि 10 मेंटोर एक होना चाहिए, मुर्शद एक होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर राह चलता आपका मुर्शद नहीं हो सकता, आपका मेंटोर नहीं हो सकता। यस सर। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं कि वो मशवरे बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, इससे अच्छा कि एक बंदे से मशवरा लो और उसी के मशवरे पे अमल भी करो जिस पे आपको यकीन हो कि ये मुझे अच्छा मशवरा देगा। ठीक है, और फिर कंसिस्टेंट रहो। जहाँ पे आपने ये सीख लिया ना सीए के अंदर कि आप कंसिस्टेंट हो तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं फिर ये कन्फ्यूजन्स भी जहन में नहीं आएंगी आपके कि यार मैं अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। जहाँ पे कंसिस्टेंट बंदा हो जाता है ना, सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाती हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि बच्चे सीए में आके अपने पेपर की प्रेजेंटेशंस वगैरह जो हैं इन पे वो इतनी तवज्जो नहीं देते। वो समझते हैं कि प्रोफेशनल पेपर है, मैं जो भी लिखूँगा वो अगला पढ़ लेगा। ठीक है, हालांकि ऐसे नहीं होता, वो भी इंसान है अगला, उसकी भी माइंड गेम्स हैं, वो भी बैठा है। अब मैं खुद जब टीए था तो मैं कोस्ट के पेपर चेक किया करता था, तो वहाँ से ही मैंने ये बात सीखी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन वाली, कि कोस्ट के वो बच्चे जिन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में पेपर को प्रेजेंट किया होता था ना, उसका खुद दिल करता था कि यार अच्छा इसने अगर यहाँ पे कोई गलती भी कर दी है तो थोड़ा सा इसको मार्जिन दे दो इसको कि इसने मेहनत की है। अब उसी साइड में दूसरा बच्चा जिसने 100% परफेक्ट किया हुआ है, हर चीज़ परफेक्ट की है, लेकिन उसने प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो उसको दिल करता था नहीं इसके प्रेजेंटेशन के 2 मार्क्स तो काटने बनते हैं। ठीक है, तो अपनी प्रेजेंटेशन पर भी काम करें और एक कंसिस्टेंट हो जाएं बस। और तीसरी बात ये कि अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह पर यकीन बहुत ज़रूरी है। आज जब मैं सुबह आ रहा था
मैं अब आपको पता है मर्द हजरात ड्राइविंग पे तो सिर्फ 2% हमारा ध्यान होता है, बाकी तो माइंड में बाकी बातें ही चल रही होती हैं। तो मैं अल्लाह को कह रहा था कि या अल्लाह, पिछली दफ़ा मैं फ़ेल हो गया था, बहुत ज़्यादा टूटा था मैं, इस दफ़ा मैं हो गया ना, मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊंगा और फिर इस दफ़ा मेरे से ना कम बैक नहीं होना। तो प्लीज़ इस दफ़ा ना मुझे पास कर देना, ऐसा वैसा मेरे साथ कुछ ना हो जाए। तो बस अल्लाह पर बहुत ज़्यादा यकीन, अल्लाह पर यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आप अल्लाह पे यकीन करते हैं ना, अल्लाह भी आपको कहता है कि तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा कि मुझसे गुमान करोगे। तो अल्लाह पर यकीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस, और माँ बाप की दुआएं हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू आपने सर। टाइम निकाला आज के इस दिन जबकि पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होते, थैंक और यू उस सर। बच्चे के जिसने पूरा ग्रुप बी निकाला हो जनाब, और ना सिर्फ ग्रुप बी निकाला हो, इसी 6 महीने में इसने पीपी के अपने कोर्सेज भी किए हों, और ना सिर्फ इसने पीपी के कोर्सेज किए हों, इसने 9 to 5 टफ तरीन जॉब टीएशिप की वो भी की हो। तो यही वो हिम्मत से चलने वाले लोग हैं। शाहिद ने तो शायद ये शेर किसी और के लिए कहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शेर असल में इन बच्चों के लिए है। थैंक यू रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ़ करती हैं, चले तो इसको ज़माने ठहर के देखते हैं। ये थैंक यू वही सर। बच्चे हैं जिन्हें ज़माने ठहर के देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम आपके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात रखे हुए हैं जनाब। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, और आप तमाम बच्चे जनाब, अगली दफ़ा आपकी ये सक्सेस स्टोरी आनी चाहिए। आपकी स्टोरी बच्चों को मोटिवेट कर रही हो, राइट डिसीजन लीजिए, राइट डायरेक्शन में चलिए, कहीं से भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन यकीन के साथ, ईमान के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ जुड़ेंगे तो ही सक्सेस आएगी। बेस्ट ऑफ लक।